गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आपके सामने संस्कृति क्या है इसका अंतिम जो कहा जाए पार्ट वो मैं स्पष्ट करने जा रही हूँ। पहले अंतिम पार्ट को स्पष्ट कर दूं और फिर उसके बाद पार्ट के आधार पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर प्रकाश डाल दिया जाए। तो अंतिम बिंदु जो चल रहा था उसमें उन्होंने कहा था कि संस्कृति का प्रभाव मानव के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, दर्शन, काव्य, पुस्तकालय, संग्रहालय, नाटकशाला अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में हमें वह संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अब अंत में वह कहते हैं कि संस्कृति का यह स्वभाव है कि वह जितना आदान प्रदान किया जाएगा उतना ही हमारी संस्कृति बढ़ती है। तो इसीलिए कहें कि संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। अब देखिए इसको किस तरह से इन्होंने उठाया कि जब भी दो देश चाहे वह वाणिज्य या व्यापार कर रहे हों या वह शत्रुता या मित्रता के कारण जब वह आपस में मिलते हैं तब उनकी संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करने लगती। अर्थात जब दो देश आपस में मिल रहे हैं उनमें चाहे शत्रुता हो चाहे मित्रता हो, हम उनकी कोई ना कोई संस्कृति को स्वीकार करते हैं। भारत आज क्यों इतना संस्कृति संपन्न देश है? क्योंकि इसने हर देशों के, हर स्थानों के लोगों की संस्कृतियों को अपने में आत्मसात करने की कोशिश की, अर्थात अपने में लेने की कोशिश की। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि संस्कृति का स्वभाव है कि हम जितना आदान प्रदान करेंगे वह इतना बढ़ेगी। इसका उदाहरण उन्होंने कह दिया कि जब भी दो देश चाहे वह वाणिज्य व्यापार अर्थात आपके जो बिजनेस पर्पस से संबंधित हो, चाहे वह आपस में शत्रुता मित्रता ही क्यों न हो, और उनकी संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती। जैसे दो व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं तो उन दोनों व्यक्तियों की संगति का प्रभाव दोनों पर पड़ता है। संसार में शायद ही कोई ऐसा देश है जो यह दावा कर सके कि उसने अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव अपनी संस्कृति पर नहीं पड़ने दिया। इसी प्रकार कोई जाति ऐसी नहीं है जो यह कह सके कि हम दूसरी जाति से प्रभावित हैं। आप देखते हैं ना, हमारे यहाँ जो अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं, अनेक प्रकार के जो रिचुअल अर्थात रस्म रिवाज होते हैं, आप देखिए तो वो हर जाति में थोड़ा अंतर करके जरूर वही माना जाता है। इसलिए उन्होंने बोला कि कोई भी देश या कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो यह दावा कर सके कि उसने दूसरी जाति की संस्कृति से प्रभावित नहीं है। जो जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ नहीं, उसकी संस्कृति का एक न एक दिन दिवाला निकल जाता है, अर्थात वह विनष्ट हो जाती है। जो सिर्फ क्या करती है, जो सिर्फ दूसरे लोग उसकी संस्कृति की अच्छाइयों को स्वीकार करेंगे, लेकिन वह अपनी कट्टरता के कारण अपनी संस्कृति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगी, तो वह संस्कृति का क्या होगा, एक न एक दिन दिवाला निकल जाता है। अब इसको आप इस तरह से देख लीजिए, हमारी हिंदी भाषा ने क्या किया, उसमें आप देखिए तो चाहे वह विदेशी भाषाओं को, अंग्रेजी भाषाओं को देखिए, चाहे आप उर्दू को देखिए, चाहे हर भाषाओं को उसने स्वीकार किया, तभी आज वह उन्नत है। संस्कृत जो बहुत बड़ी वैज्ञानिक भाषा के रूप में जानी जाती है, लेकिन फिर भी वह जीवित नहीं है। क्यों जीवित नहीं है? क्योंकि उसने कट्टरता किया। वह अपनी जो विशेषता अपनी है उसे तो वह दे रही है, लेकिन वह अपनी भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्दों को नहीं ले रही है, जिसके कारण जब वह कट्टरता करती है तो क्या होता है, एक न एक दिन दिवाला निकल जाता है। इसके विपरीत जिस जलाशय के, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जिस जलाशय के पानी लाने वाले दरवाजे खुले रहते हैं उनकी संस्कृति कभी नहीं सूखती। अब ये संस्कृति क्या हुई, पानी की धारा हुई। अब आप तालाब में और नदी में अंतर देख लीजिए, नदी में लगातार पानी आता है निकलता है,
तो वह हमेशा प्रवाहित रहती है। लेकिन जो पोखरा तालाब इत्यादि होता है वह क्या होता है, कूप मंडूक की तरह हो जाता है। वह सिर्फ लेना मतलब देना तो जान रहा है, लेकिन उसमें हम पानी इत्यादि नहीं, वर्षा इत्यादि का छोड़ दीजिए, और कोई सोर्सेस से उसमें हम पानी नहीं जब डाल रहे हैं तो क्या होगा, वह सूख जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि जिस जलाशय के पानी लाने वाले दरवाजे खुले रहते हैं उसकी संस्कृति कभी नहीं सूखती, उसमें सदा ही स्वच्छ जल लहराता रहता है। अर्थात हमारी संस्कृति में यदि कमी है तो हम दूसरे धर्मों की जो संस्कृति की अच्छाइयाँ उनको स्वीकार करें। क्यों? क्योंकि हमने कहा है ना कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति एक साथ होती है। हम जैसे जैसे सभ्यता के दृष्टिकोण से हमारे विचारों में परिवर्तन हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से हम अपनी संस्कृतियों में भी परिवर्तन करते चले जाएं। तो यही इसीलिए उन्होंने बोला कि उसमें सदा स्वच्छ जल लहराता था, अर्थात हमारे धर्म की जो कमियां हैं हम उस कमियों को छोड़ करके दूसरे धर्म की जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को स्वीकार करें, इस तात्पर्य में कहा गया है। और कमल के फूल खिलते रहते हैं। कमल के फूल अर्थात प्रसन्नता, प्रसन्नता अर्थात उस सांस्कृतिक नियमों का पालन करने में हमें बहुत परेशानी या बहुत ही मुझे वो हो करके कि नहीं ये कहा गया तो मुझे करना है, नहीं, बल्कि हमने जब दूसरी जातियों की संस्कृतियों को स्वीकार कर लिया तो क्या हुआ, उसमें स्वच्छ जल भी लहराया, कमल के फूल अर्थात प्रसन्नता भी बनी रही। खूब मंडूकता और दुनिया से रूठ कर अलग बैठने का भाव संस्कृति को ले बूटा। खूब मंडूकता अर्थात नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सही हूँ, ये अर्थात केवल हमारा धर्म ही सही है, दूसरा धर्म गलत संदेश देता है। तो ये क्या हुआ, क्योंकि आपने देखा ना कि हर धर्मों में हर व्यक्तियों में आपस में प्रेम सहानुभूति की ही भावना है, और जब इस प्रकार की भावना हर धर्म शिक्षा दे रहा तो उसके आधार पर इन्होंने बोला है कि जब हम दुनिया से अलग रूठ कर भागेंगे कि नहीं हम किसी को कुछ नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या करेगा, वह हमारी संस्कृति को ले डूबता। अक्सर देखा जाता है कि जब हम एक भाषा में किसी अद्भुत कला को विकसित होते देखते हैं तब तुरंत पास पड़ोस या संपर्क वाली दूसरी भाषा में हम उसके उत्स की खोज करने लगे। अर्थात एक तरफ जब अंग्रेजी के जो सेलिकेट्स इत्यादि जन्म लिए तो उधर देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि, अर्थात कहने का तात्पर्य कि जब एक जाति में संस्कृति में परिवर्तन होता तो दूसरी जाति भी अपने उसी के अनुसार अपनी संस्कृति में परिवर्तन कर लेने लगती है। अब देखिए दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जब एक देश में बुद्ध जन्म लिए तो दूसरे देश में ईसा मसीह जन्म लिए। अर्थात कहने का तात्पर्य क्योंकि दोनों देशों की संस्कृतियों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, जब एक जगह एक होगा तो तुरंत दूसरे देश में भी तुरंत होगा, इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। साथ में कहा कि अगर मुसलमान इस देश में नहीं आए होते तो न तो उर्दू भाषा का जन्म होता न मुगल चित्रकारी। आप किसी चीज़ को किस तरह से सकारात्मक पहलू से देखते हैं यह आपके और हमारे ऊपर निर्भर है, इसीलिए उन्होंने एक एक पॉइंट्स को उठाया। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अगर यूरोप से भारत का संपर्क नहीं हुआ होता तो भारत की विचारधारा पर विज्ञान का प्रभाव भी देर से पड़ता। अर्थात इसको आप कह दीजिएगा रचना के आधार पर, व्यक्ति के जन्म के आधार पर उन्होंने कहा, मुगल चित्रकारी इत्यादि के आधार पर स्पष्ट कर दीजिएगा, वैज्ञानिक उन्नति के आधार पर कर दीजिएगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि और राजा राम मोहन राय, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और गांधी में से कोई भी सुधारक उस समय जन्म नहीं लेते जिस समय उनका जन्म। तो जो परिवर्तन हुआ, चाहे उधर आप बंगाल की तरफ से देखिए चाहे इधर की तरफ से देखिए, हर तरफ जो परिवर्तन हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि एक जगह एक सुधारक जन्म लिया तो तुरंत दूसरे स्थान पर भी दूसरे सुधारक ने जन्म ले करके जो समाज की कमियां थी उन कमियों को दूर किया। जब भी दो जातियां मिलती हैं उनके संपर्क या संघर्ष से जिंदगी की एक नई धारा फूट निकलती है।
नई धारा क्यों? क्योंकि हम उनसे संपर्क में, चाहे हम शत्रुता से चाहे मित्रता से मिल रहे हैं, और हम उनकी अच्छाइयों को स्वीकार कर रहे हैं और अपनी कमियों को छोड़ रहे हैं, या वो हमारी अच्छाइयों को स्वीकार कर और हमारी कमियों को छोड़ रहे हैं, जिनके कारण उन्होंने कहा कि एक संपर्क एवं संघर्ष से एक नई धारा फूट निकलती है जिसका प्रभाव दोनों पर पड़ता है। आदान प्रदान की प्रक्रिया संस्कृति की जान है, अर्थात संस्कृति तभी जीवित है। अब आप इसको जलाशय के आधार पर और कूपमंडूकता के आधार पर स्पष्ट कर दीजिएगा कि जब तक आदान प्रदान की प्रक्रिया नहीं होगी, संस्कृति क्या होगी? उसका दिवालिया निकल जाएगा, वह मृत हो जाएगी। इसीलिए कहा संस्कृति की जान है और इसी के सहारे वह अपने को जिंदा रखती है। अब आप लास्ट पैराग्राफ देखिएगा। केवल चित्र, कविता इत्यादि पर ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव भी दर्शन और विचार पर पड़ता है। एक देश में जो दार्शनिक उत्पन्न होगा, उसकी आवाज़ दूसरे देश में मिलते जुलते दार्शनिक और महात्माओं को जन्म देगी। पहली चीज, एक देश में जो धर्म खड़ा होगा, दूसरे देश के धर्मों में भी कुछ बदल देता है। प्राचीन जगत में बहुत से ऐसे देवी देवता भी मिलते हैं जो कई जातियों के संस्कारों से निकलकर एक जगह जमा हुए। एक जाति का जो धार्मिक रिवाज होगा, दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है और एक देश की आवाज़ दूसरे देश की आदत में समा जाती है। क्यों? क्योंकि हम आदान प्रदान की प्रक्रिया, और जितनी आदान प्रदान की प्रक्रिया होगी उतनी ही हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। अतएव सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और वह जाति अधिक शक्तिशाली और महान समझी जानी चाहिए, जिसने विश्व के अधिक से अधिक देशों, अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियों को अपने भीतर जज्ब करके, अर्थात अपने भीतर समा करके, उन्हें पचा करके बड़े से बड़े समन्वय को उत्पन्न किया। इसको आप बड़े अच्छे से स्पष्ट करिएगा कि वही सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वही देश अधिक शक्तिशाली एवं सभ्य समझा जाएगा, जिसने क्या किया? विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न देशों की, वह चाहे शत्रुता मित्रता कहिए, चाहे वह उनके संपर्क एवं संघर्ष से कहिए, उन्होंने क्या किया? विश्व की अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियों को अपने भीतर जज्ब करके, अर्थात अपने भीतर समा करके बड़े से बड़े समन्वय को, अर्थात समय अनुसार जो उसकी अच्छाइयाँ हैं उन्हें स्वीकार करते हुए अपने अंदर परिवर्तन किया। भारत देश और भारतीय जाति इसी दृष्टिकोण से सबसे महान समझी जाती है, क्योंकि यहाँ की सामाजिक संस्कृति में अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियाँ पची हुई हैं, अर्थात समाई हुई हैं। आपको यह क्वेश्चन आएगा, क्यों भारत की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आप उसे सशक्त क्यों मानते हैं? तब आप बता दीजिएगा क्यों। क्योंकि ये जो देश सबसे अधिक विभिन्न देशों की जातियों की संस्कृतियों को अपने भीतर पचा लेता है, वही देश सबसे अधिक संपन्न माना जाता। अब आप इसको स्पष्ट करना चाहेंगे तो आप चाहे जलाशय के माध्यम से स्पष्ट करिएगा, कूपमंडूकता के माध्यम से स्पष्ट करिएगा, हिंदी भाषा संस्कृत भाषा के आधार पर स्पष्ट करिएगा। क्यों? क्योंकि आदान प्रदान की प्रक्रिया ही संस्कृति की जान है, और संस्कृति की जान होने के कारण जितना अधिक आदान प्रदान होगा उतना ही अधिक से अधिक वह देश संपन्न एवं सफल माना जाएगा। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया। अब आप इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पे देख लीजिएगा। पहली चीज़ है, आपको क्वेश्चन वह दे देते हैं कि संस्कृति की हम परिभाषा क्यों नहीं कर सकते। तब आप बता दीजिएगा कि विनय, सदाचार इत्यादि के कारण हम व्यक्ति को लक्षण के द्वारा तो जान सकते हैं, लेकिन उसे मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। सभ्यता जो है वह बाहरी उपकरण है जो कि हमें दिखाया जाता है। पहला पॉइंट हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट आप कर दीजिएगा कि हमारे यहाँ चाहे वह नागपुर की आदिवासी जनता थी, चाहे ऋषि मुनि थे, उन्होंने अनेक जातियों की संस्कृतियों का निर्माण किया और वह यूरोपीय परिभाषा के अनुसार सुसभ्य नहीं कहे जा सकते, लेकिन वह सुसंस्कृत थे। नेक्स्ट आप स्पष्ट करिएगा कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति एक साथ होती है, जिसको कि प्राचीन काल में, क्यों आप स्पष्ट करेंगे कि प्राचीन काल में पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग के लिए अलग अलग मकान रहते थे। अब धीरे धीरे हम सभ्य होते गए, शहरी विकास हुआ, जिसके कारण ये संभव नहीं था। अब बस क्या हुआ, पुरुष वर्ग ढाल है, घर की सुरक्षा का दायित्व है उसके ऊपर, जिसके कारण जब हम मकान बनाते हैं तो उसमें कुछ नक्शे में परिवर्तन कर देते हैं, इनके आधार पर हुआ। नेक्स्ट आपने देखा कि संस्कृति और प्रकृति में अंतर है। प्रकृति क्या हुई, हमारा स्वभाव हुआ, और वह स्वभाव व्यक्ति को नैसर्गिक गुण है, लेकिन हम जितने सुसंस्कृत होंगे हम उतनी अधिक अपनी उस प्रकृति के ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं। नेक्स्ट हुआ कि सभ्यता की अपेक्षा संस्कृति क्या महीन चीज और व्याप्त है, जिसको दूध में मक्खन या फूलों में सुगंध के माध्यम से। संस्कृति जो होती है वह टिकाऊ होती है, सभ्यता जो होती है वह बहुत जल्दी विनष्ट हो जाती है। इसको आप स्पष्ट कर दीजिएगा कि जो व्यक्ति जिसके अंदर विनय सदाचार है वह कैसी भी परिस्थितियां आने पर विचलित नहीं होगा, लेकिन जो हम सभ्यता के उपकरण हैं वह सभ्यता के उपकरण एकाएक टूट फूट विनष्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है सभ्यता के उपकरण तो आप जल्दी बटोर सकते हैं, लेकिन संस्कृति के नहीं बटोर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एकाएक ऊंचे पद पर पहुंच जाना या बहुत धनवान हो जाना तो आसान है, लेकिन उस समय व्यक्ति को जिस प्रकार का सुसंस्कृत होना चाहिए वह नहीं आ पाता है। नेक्स्ट है इसकी रचना 10-20 में नहीं होती है, बल्कि यह एक हमें विरासत के रूप में संस्कृति मिलती है। क्यों? क्योंकि संस्कृति का संबंध आप आत्मा से मानिएगा और सभ्यता का संबंध आप शरीर से मानिएगा। आत्मा अजर और अमर है, लेकिन शरीर जो है वह विनष्ट हो जाता है, जो कि आप उसको रिलेट कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप कर दीजिएगा कि संस्कृति का प्रभाव हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, काव्य, दर्शन हर क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट, जितनी आदान प्रदान होगी उतना ही अधिक हमारी संस्कृति उन्नत होती जाएगी। इसको आप दोनों देशों के आधार पर स्पष्ट कर दीजिएगा, जलाशय के आधार पर स्पष्ट कर दीजिएगा, कूप मंडूकता या स्वच्छ कमल इत्यादि के आधार पर स्पष्ट करिएगा। साथ ही साथ ये कहिएगा कि प्रगति एक साथ आप मानते हैं, अर्थात एक जगह जब किट्स इत्यादि उत्पन्न होते हैं तो दूसरी जगह रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि, या और भी जो आधार है कि एक धर्म जब एक उस पे करता है विचारधाराओं पे तो दूसरा धर्म भी अपने विचारधाराओं में वहाँ पर परिवर्तन लेता है। लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वही देश अधिक उन्नत व सफल माना जाता है जिसने कि विभिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने भीतर जज्ब करके अर्थात पचा करके एक नए समन्वय के रूप में उत्पन्न किया। तो क्लास 12th आपका सिलेबस क्लास 12th का लिटरेचर का कंप्लीट कर दिया गया है। अब आपका आषाढ़ के एक दिन का तृतीय अंक का रिवीजन स्टार्ट किया जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि संस्कृति क्या है, जो चैप्टर ये मैंने फर्स्ट आपको क्लास से ही बोलना शुरू कर दिया था कि ये चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है दोनों दृष्टिकोणों से, क्वेश्चन आंसर के लिए भी और साथ ही साथ एस्से के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए।